भारत के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूएस के बाहर बेंगलुरु में बहुत बड़ा बोइंग का फैसिलिटी सेंटर की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कर दी है। भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज इनॉग्रेटेड। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़ पर मुश्तमिल है। क्या वजूहत है कि जो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ उनके अंदर वो नेशनलिज्म है, हमारे में नेशनलिज्म नहीं है। अच्छा। वो एक कौम है और बन गई है, और मोदी साहब ने बना दिया उनको। अच्छा, मोदी साहब आपके लिहाज से अच्छे लीडर हैं? अपने मुल्क के लिहाज से बहुत अच्छे लीडर। 3 जो इंडियन कैरियर्स हैं, वो उन्होंने 1120 जहाज़ों के ऑर्डर किए हुए हैं। अब देखिए पूरी दुनिया की सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है थली मच गई होगी वहाँ पे। अमेरिका के बाद ये सबसे बड़ी फैसिलिटी भारत में बेंगलोर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। अभी क्या बोलते हैं, वो तो मुकाबला कर रहे हैं अमेरिका के साथ। एज पर द गोल्डमैन सैक्स, एंड गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि एंड द इकोनॉमिस्ट ऑफ द गोल्डमैन सैक्स ये कहते हैं कि बाय 2075 इंडिया जो है वो स्लाइटली क्रॉस कर जाएगा अमेरिका को। इंडिया स्लाइटली क्रॉस कर जाएगा अमेरिका को। यही बात दो बंदों को कहें कि जाके वो आईटी में हमसे आगे निकल गए, यहाँ पर लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, जज्बा बहुत है हमें। आईटी में सिर्फ इंडिया में उनका आईटी का रेवेन्यू जो है वो हमारे टोटल बजट से ज़्यादा है। आज भारत के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी, और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है उसको वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीईए का बड़ा गर्क कर लिया है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडल ईस्ट को। तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडल ईस्ट को देने की? हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे। 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। ठीक है जी, अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं। दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवनहाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है जी, लेकिन
उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके ज़रिए वो लड़कियों को, बच्चों को जो है इंगेज करेंगे एविएशन सेक्टर के अंदर। इट मीन्स के बच्चों के दिमागों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम सब्जेक्ट डाल दो, उनके दिमाग इन चीज़ों से भर दो, ठीक है जी। अब बोइंग जो है वो तकरीबन ऑलरेडी पहले ही मेरा ख्याल है उसने पिछले साल $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको ये जोन सिखाई, इसको देखने के बाद क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा था आपको कि जिस तरह से वो उन्होंने बिल्ड किया, इसको बनाया है? अब मुझे बताएं कि वो वहाँ पर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या अब साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है? वो तो जब आपने मुझे वीडियो दिखाई, यकीन जाने मेरे तो पहले माइंड में यह था कि यूरोपियन कंट्रीज ही होगी, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया है, लग रही है। फिर वो पता लग गया कि ये इंडिया है। तो ये हमारे पड़ोस में तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा डेवलप है तो वो जो है इंडिया, मेरे इल्म के मुताबिक। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो हर एक चीज़ में आगे है तो वो इंडिया है और जो हमारे पड़ोस में है। कैसे देखते हैं इंडिया ने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आज वो दुनिया में अगर कहा जाता तो द ओनली वन है या फिर नंबर वन है? क्या उसने ऐसी चीज़ें अपनाई हैं कि जो कि हमें भी सीखना चाहिए इंडिया से? वो इंडिया में ना वहाँ पर टैलेंट की कदर है। अगर आईटी में देखा जाए तो अभी गूगल का सीईओ इंडिया से है, जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं जो हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं उसके सीईओ वगैरह वो इंडिया से है, क्योंकि वहाँ पर टैलेंट की कदर है। पाकिस्तान में अगर कोई टैलेंट जाहिर भी नहीं कर पाता